हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी CGPSC ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आपातकाल के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। इसे इंग्लिश में इमरजेंसी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस आपातकाल के बारे में। आपातकाल को समझ लीजिए कि ये होता क्या है और किस स्थिति में लगाया जा सकता है। ये भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक दी गई संकटकालीन शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को संकट काल में कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो उसका प्रयोग करके हमारे राष्ट्र का संचालन कर सके। ऐसा क्यों किया गया? जब हमारा जो ये कार्यकारी तंत्र है हमारे देश का, जो कार्य कर रहा है हमारे देश के लिए, जब भी कोई संकट की स्थिति होती है तो किसी एक व्यक्ति के पास दायित्व होना और शक्तियों का संग्रहण होना आवश्यक हो जाता है। यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास सारी शक्तियां हैं, तो हो सकता है कि निर्णय लेने में काफी देर हो जाए और उस संकट की स्थिति में देश का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए। तो इसलिए ये जो जितनी भी शक्तियां हैं उसे एक व्यक्ति में संचित करने के लिए ये आपातकाल का प्रबंध किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, जो कि भाग 18 में वर्णित है। जो ये आपातकाल की संकल्पना है, जो विचार है, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी से प्रेरित है ये हमारा आपातकाल। हमारे आपातकाल वाले जो पोर्शन है, यहाँ पर 3 प्रकार के आपातकालों की बात की गई है। 3 प्रकार मुख्य हैं जिसे आपको जानना चाहिए। जो है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है संवैधानिक आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, इमरजेंसीज लगाई जाती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, कितने समय के लिए लगाई जाती हैं, क्यों लगाई जाती हैं, इस पर अब चर्चा करते हैं। स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल से। याद रखिएगा लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, कहाँ से प्रेरित है। मैंने आपको बता दिया कि जर्मनी से प्रेरित है। भाग कौन सा है, तो भाग 18 में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ अंदर से क्वेश्चन किए जाते हैं कि कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल से, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई। ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 356 में संवैधानिक आपातकाल की बात की गई है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। हम इनको तीनों को कंपैरेटिव देखेंगे ताकि तीनों में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि तीनों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो हम इसको कंपेयर करके याद करते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। एक एक करके देखते हैं। हम इसकी जो बात है इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे कि किस आधार पर ये लगाया जाएगा, किसकी सलाह पर ये लगाया जाएगा, इसकी समय सीमा क्या होगी, या अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, किस अवधि के लिए लगाया जा सकता है, कहां पर लगाया जाएगा, क्षेत्र क्या होगा, है ना, और उसका प्रभाव क्या होगा। इन टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और तीनों को कंपैरेटिव देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आधार से कि किस आधार पर लगाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार हो सकते हैं। पहला आधार है युद्ध। यदि युद्ध हो जाता है तो उस दशा में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरी कंडीशन है बाह्य आक्रमण। कोई दूसरा बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो उस दशा में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है आंतरिक अशांति। जब संविधान बना तो इसे आंतरिक अशांति कहा गया था, लेकिन आपको पता होगा कि इस आंतरिक अशांति को डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि किस कंडीशन को आंतरिक अशांति कहा जाएगा, जिसका राजनीतिक लाभ उठाया गया था और इमरजेंसी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना। तो उस समय इसमें कुछ संशोधन करना आवश्यक था, जिसके कारण 44वां संविधान संशोधन किया गया और 44वां संविधान संशोधन द्वारा इस आंतरिक अशांति को बदल दिया गया और सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। उस शब्द को बदल के ये कह दिया गया कि जब तक हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह नहीं हो जाता तब तक इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकेगा। पहले इसे आंतरिक अशांति के आधार पर भी लगाया जा सकता था। तो ये 3 कंडीशन है। पहला युद्ध,
दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा है आंतरिक अशांति या वर्तमान में इसे कहते हैं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखते हैं संवैधानिक आपातकाल लगाने की क्या स्थिति हो सकती है। तो संवैधानिक आपातकाल लगाने की 2 स्थिति हो सकती है। पहला कि यदि किसी राज्य का, जिस राज्य में भी वो संवैधानिक आपातकाल लगने वाला है, उस राज्य का संवैधानिक तंत्र या कार्यकारी तंत्र जिसमें वहां की कार्यपालिका शामिल होती है, वो जब विफल हो जाए तो उस दशा में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये पहला आधार हो गया कि किस आधार पर किया जाएगा। तो वहां पर यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर संवैधानिक देखिए संवैधानिक आपातकाल नाम ही है, तो क्या विफल होना चाहिए, संवैधानिक तंत्र, जो वहां का तंत्र है, जो वहां पर कार्यकारी बॉडी है, ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, जब ये किसी तरीके से काम करना बंद कर दें तो उस दशा में संवैधानिक आपातकाल लगाया जा सकता है। इसकी दूसरी कंडीशन हो सकती है केंद्र की आज्ञा की अवहेलना करने पर। मान लीजिए कोई राज्य, केंद्र की आज्ञा है कि उसे ये कार्य करना है, उसे मान लीजिए केंद्र ने कोई नियम बनाया और उस नियम का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन वह राज्य केंद्र की अवहेलना करता है और उस नियम का पालन नहीं करता है, तो उस दशा में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो यह 2 कंडीशन है, पहला संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और दूसरा राज्य है वो केंद्र की आज्ञा का अनुपालन न करे तो उस दशा में भी संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक ही दशा में लगाया जा सकता है, वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर। जब राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि हमारे देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है तो उस दशा में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, ठीक है, वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं की गई। ये थे आधार, ठीक है। अब बात करते हैं सलाह, किसकी सलाह पर ये लगाया जाता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा तो लगाया जाता है, लेकिन यह अकेले नहीं लगा सकता। इसके लिए उसे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह लेना आवश्यक है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले जब ये शक्तियां दी गई थी तो ये प्रावधान ऐसा नहीं था, तब राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता था, ठीक है। लेकिन बाद में यह व्यवस्था की गई कि यह अनिवार्य है कि वो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जब तक दोनों से सलाह ना ले तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। मैंने आपको बताया जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि इस नियम का, इस आपातकाल का गलत तरीके से उपयोग किया गया था, ठीक है, इसलिए ऐसी सारी व्यवस्थाएं करना आवश्यक हो गया था। तो ये थे कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। संवैधानिक आपातकाल की बात करते हैं कि संवैधानिक आपातकाल किस दशा में लगाया जा सकता है। तो संवैधानिक आपातकाल राष्ट्रपति उस दशा में लगाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और इसकी सूचना राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करता है, क्योंकि इस घोषणा के साथ ही राज्यपाल जब राष्ट्रपति को बताता है कि इस राज्य का राजतंत्र विफल हो गया है और यहाँ पर चुनाव कराना संभव नहीं है, तो उस दशा में राष्ट्रपति स्वयं शासन करता है उस राज्य का, वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है उस समय के लिए, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसलिए इसी संवैधानिक आपातकाल को राष्ट्रपति आपातकाल कहते हैं, या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन संवैधानिक आपातकाल को ही कहा जाता है, क्योंकि शासन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, पूरा नियंत्रण किसका होगा, राष्ट्रपति का, इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो ये राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। यदि वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल भी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लगाया जाएगा। जिस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा उसी प्रकार वित्तीय आपातकाल के लिए भी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह लेना आवश्यक है। फ्रेंड्स, यदि इसके समय सीमा की बात की जाए कि कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है, पहली बार में जब लगाया गया, जब पहली बार मान लीजिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की गई है, वित्तीय आपातकाल की जब घोषणा की गई है
तो ये कितनी अवधि तक रह सकता है, उसके बाद अनुमति लेना आवश्यक है, तो वो अवधि कितनी होगी ये आवश्यक है। तो देखते हैं समय सीमा क्या निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए यह समय सीमा 1 माह निर्धारित की गई है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो वह उस तिथि से 1 माह तक बना रहेगा। यदि 1 माह के अंतर्गत संसद से अनुमति नहीं ली गई तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो संवैधानिक आपातकाल है यह अपने लागू होने की अवधि से 2 माह तक बना रहेगा, उसके बाद संसद की अनुमति आवश्यक है इसके लिए। और वित्तीय आपातकाल में यह 2 महीना है, ठीक है, तो 2 माह तक यह बना रहेगा। उसके बाद यदि संसद की अनुमति नहीं ली जाती है तो यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 1 माह, 2 माह और 2 माह। अब देखते हैं अवधि, अधिकतम अवधि इसकी क्या हो सकती है, कब तक यह लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। अनिश्चित काल, इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई कि 1 साल ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लग सकता, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लगाया जाता है, कितने भी समय के लिए लगाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि पहली अनुमति 1 माह बाद लेनी पड़ेगी जब से लागू हुआ, और उसके बाद हर 6 माह में इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी संसद से। यदि संसद चाहे, यदि संसद इस पर अनुमति दे तो ये 6 माह में फिर से रिन्यू होकर आगे अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। यदि संवैधानिक आपातकाल की बात करें तो ये आपको बताया कि 2 माह में पहली अनुमति चाहिए संसद की। यदि वह 2 माह में अनुमति दे देती है तो ये अगले 1 साल तक लगाया जा सकता है। लेकिन 2 परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जब ये 3 साल की, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन 2 परिस्थितियां हैं तभी 3 वर्ष होगा, वरना 1 साल से अधिक नहीं लगाया जा सकेगा, ठीक है। वो 2 माह पहले संसद की अनुमति लेगा, ठीक है। 2 माह कंप्लीट होने से पहले 2 माह कंप्लीट हो गया, संसद की अनुमति मिल गई तो ये अगले 1 साल के लिए फिर से लागू हो जाएगा, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति इसके समाप्ति की घोषणा न कर दे तब तक ये वहां पर लागू रहेगा साल भर तक। यदि साल भर लागू हो गया तो 1 साल बाद वैसे तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन 2 स्थितियां ऐसी हो सकती है जहां पर यह समाप्त नहीं होगा। पहली स्थिति कि जिस राज्य में यह लागू है संवैधानिक आपातकाल, उस राज्य में चुनाव कराना संभव ना हो। पहली स्थिति कि वहां पर ऐसी कंडीशन ही ना हो कि चुनाव कराया जा सके, तो वहां पर ये 3 वर्ष तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। यदि दूसरी कंडीशन हो सकता है कि वहां पे ऑलरेडी राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो। मान लीजिए कहीं कोई ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय आपातकाल पहले से लगा हुआ है, तो उस दशा में भी संवैधानिक आपातकाल 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो इसकी अधिकतम अवधि वैसे तो 1 वर्ष होगी और 2 स्थितियों में इसकी जो अधिकतम अवधि को 3 वर्ष की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की बात करें कि यह अधिकतम कितने सीमा तक लगाया जा सकता है, इसकी अवधि क्या हो सकती है, तो यह भी राष्ट्रीय आपात के ही समान अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक 6 माह में इसके लिए अनुमति लेना संसद की अनिवार्य, संसद की अनुमति के बिना यह नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो यह थी अवधि, कितनी अवधि के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कहां पर लगाया जाएगा, ठीक है, कि ये राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल जब लागू होते हैं तो वो किस क्षेत्र पर लागू होते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय मतलब यह पूरे देश पर लागू हो सकता है। लेकिन बाद में यह भी व्यवस्था की गई कि इस राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश में या देश के किसी एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। तो यह राष्ट्रीय आपातकाल किसी एक क्षेत्र में भी लागू हो सकता है और पूरे देश में भी लागू हो सकता है, ठीक है। यदि संवैधानिक आपातकाल की बात की जाए तो संवैधानिक आपातकाल केवल किसी राज्य पर लागू होता है। हो सकता है 1 से अधिक राज्यों पर लगा हो, लेकिन वो राज्य जब चाहेगा, मतलब वहां का राज्यपाल जब राष्ट्रपति को सूचित करेगा तब लगेगा। तो हो सकता है कोई 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तो उस दशा में वहां पर लगाया जा सकता है। लेकिन यदि मुख्य रूप से बात की जाए तो ये 1 राज्य पर लगाया जा सकता है, ठीक है। 1 राज्य पर, और जितने भी राज्य की जो कार्यकारी है बॉडी है वो यदि विफल है तो वहां पर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये राज्यों पर लागू होता है, केवल राज्यों पर, पूरे राष्ट्र पर नहीं। संवैधानिक आपातकाल राष्ट्रपति शासन किसी राज्य पर लागू होता है। वहीं वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रीय आपातकाल के समान पूरे देश पर लगाया जाता है, पूरे देश पर लागू किया जाता है। अब बात करते हैं प्रभाव की कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगाया जाएगा तो जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, किसी भी राज्य की कार्यपालिका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र के निर्देशानुसार शासन करती है। समझिएगा,
निलंबित नहीं होती है, भंग नहीं होती है। ठीक है, निलंबन और भंग का मतलब ये होता है, निलंबन का मतलब कुछ समय के लिए उसे काम करने से रोक दिया जाए। ठीक है, भंग का मतलब उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, उसे डिसॉल्व कर दिया जाए। और राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो वो काम करती है, लेकिन केंद्र के निर्देशों के अनुसार, जैसा केंद्र कहती है वो उस अनुसार से काम करती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। और यदि इसी कार्यकारी बॉडी को अपन संवैधानिक आपातकाल में देखते हैं, तो संवैधानिक आपातकाल के दौरान जो ये राज्य की जो कार्यकारी बॉडी होगी वह काम नहीं करेगी, उसका निलंबन किया जाएगा, भंग नहीं किया जाएगा, उसका निलंबन कर दिया जाएगा। उस समय वह काम नहीं करेगी, बल्कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेगा। ठीक है, वहां के जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होगा वो काम नहीं करेगा, जो कि वाकई में एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ठीक है, राष्ट्रीय संवैधानिक आपातकाल यदि लागू है तो सारे अधिकार किसके पास चले जाएंगे? राज्यपाल के पास, और राज्यपाल तब कार्यकारी बॉडी हो जाएगा, वो काम करेगा राष्ट्रपति के आदेश अनुसार। तो ये संवैधानिक आपातकाल में हो गया। यदि वित्तीय आपातकाल की बात करें तो यह बिल्कुल राष्ट्रीय आपातकाल के जैसा होगा कि यहाँ पर भी जो कार्यकारी बॉडी है वो काम तो करेगी, लेकिन केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार, जैसा केंद्र चाहेगी वो वैसा कार्य करेगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, मतलब अनुच्छेद 19 समाप्त। ठीक है, यदि इसके अलावा जो 20 और 21 अनुच्छेद है वो किसी भी दशा में समाप्त नहीं होंगे, चाहे कोई भी आपातकाल लागू हो। संवैधानिक आपातकाल की बात करूं तो संवैधानिक आपातकाल की दशा में मौलिक अधिकारों को नहीं निलंबित किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की बात करूं तो कुछ दशा में, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जब भी कोई भी आपातकाल लागू होगा तो अनुच्छेद जो 19 है वो अक्सर समाप्त तो हो ही जाता है। ठीक है, उसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, संसद यदि चाहे या राष्ट्रपति चाहे तो वो ये कर सकती है ना। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी जो राष्ट्रीय आपातकाल के साथ थी कि मौलिक अधिकार के 20 और 21 का हनन नहीं किया जा सकता किसी भी दशा में। संवैधानिक जो आपातकाल है यहाँ पर किसी भी अनुच्छेद का जो है वो आपके मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं 19 को छोड़कर। ठीक है, 19 में किया जा सकता है, क्योंकि आप जब भी संवैधानिक आपातकाल भी लागू है तो आप उसके अंतर्गत जो भ्रमण की स्वतंत्रता होती है, भ्रमण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की, तो ये सारी चीजों पर बैन होता ही है। ठीक है, तो ये हमारे मौलिक अधिकार 19 के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर तो हर जो भी आपातकाल लागू होगा उसमें उसे बैन किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे 20 और 21 है वो किसी भी दशा में बैन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थी मौलिक अधिकारों की बात। यदि मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें राष्ट्रीय आपात के दौरान 19 जो अनुच्छेदन है, अनुच्छेद 19 उसे निलंबित कर दिया जाता है। वो हर दशा में निलंबित हो जाता है जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो वो लागू होते ही साथ 19 जो अनुच्छेद है वो डिसॉल्व हो जाता है, उसे निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन 20 और 21 किसी भी दशा में समाप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में समाप्त नहीं होंगे, और जो बाकी मौलिक अधिकार है उन्हें संसद के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है कि वो संसद चाहे, यदि संसद अनुमति दे तो उन अधिकारों को युक्ति प्रबंध लगाया जा सकता है। लेकिन 20 और 21 किसी भी दशा में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर समाप्त नहीं होंगे। यदि संवैधानिक आपातकाल लागू होने पर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यही कंडीशन होगी वित्तीय आपातकाल के साथ भी कि इनका मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यदि बात की जाए लोकसभा के कार्यकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की दशा में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल यदि लागू है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। संवैधानिक की स्थिति में इसमें कोई रियायत नहीं है, बिल्कुल भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा लोकसभा पर, और वहीं पर वित्तीय आपातकाल में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देख लेते हैं कि कितनी बार अभी तक लगाया गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। 1962, 1971 और 1975 में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल अब तक लग चुका है। संवैधानिक आपातकाल की बात की जाए तो ये अब तक 122 बार लगाया जा चुका है, 122। ठीक है, 122 बार लगाया जा चुका है। पहली बार सर्वप्रथम लगा था ये पंजाब के पेप्सू प्रांत में 1954 में,
और अंतिम बार दिल्ली में लागू किया गया है अब तक, ठीक है। अभी तक हो सकता है आगे और भी हो जाए, पर अभी तक दिल्ली में 122वीं बार जो लागू हुआ था वो दिल्ली में हुआ था संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। ये था संवैधानिक आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, एक भी बार नहीं भी हमारे राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। तो ये थे आपातकाल जो कि भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।